उदयपुर राज्य में राजा राम अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था और उसका बड़ा भाई भोला राम अपनी पत्नी गंगा के साथ दूसरे गांव में किराए के मकान में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी गंगा को उसके पिता और देवर के साथ रहना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राजा राम और सुमित्रा अपने पिता की बहुत सेवा करते थे। ये निकल जाते हैं। तभी भूषण की तबीयत खराब होने लगती है और भूषण अपनी बड़ी बहू गंगा से कहते हैं, अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? अरे क्या हुआ बूढ़े? सुनो बड़ी बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से राजा राम और सुमित्रा को घर वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तभी गंगा कुछ देर सोचती है। लगता है इस बूढ़े के जाने का समय आ गया है और ये जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है सारी जायदाद हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी संपत्ति हड़प लेंगे और दूसरे गांव में खुशी खुशी रहेंगे। तभी गंगा जाकर अपने पति भोला राम को सब कुछ बता देती है और भोला राम अपने पिता के पास आकर बोलता है, क्या हुआ पिताजी? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, इसीलिए मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। जल्दी से राजा राम और उसकी पत्नी सुमित्रा को बुला लो। पिताजी मैंने देखा, पर वह दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। आप हमें बता दीजिए, हम वे दोनों को बता देंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारे माँ ने तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत से पैसे जमा किए थे, ताकि तुम दोनों को पैसों की कमी महसूस न हो। लेकिन तुम्हारे माँ ने मुझे बताने से मना किया था, ताकि तुम दोनों खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। लेकिन ये मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों को धन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। तो तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने धन को मिट्टी के बर्तनों में छुपा दिया था, ताकि कोई उसे चुरा ना ले। इतना कहकर भूषण अपने प्राण त्याग देता है। ओ बूढ़ा, कम से कम इतना तो बता देता कि कहाँ छुपा के रखा है उसे धन को। चलो कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरह से हम उसे धन को ढूंढ ही लेंगे। सुनिए जी, अब आप सब अपने छोटे भाई को मत बताइएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही बोलना। इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही बोलना। लेकिन हम उस धन को इस पूरे घर में कहाँ ढूंढेंगे? वह भी राजा राम के रहते हुए। उसे भी तो पता चल ही जाएगा ना। इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहने के बाद गंगा भोला राम को धन को ढूंढने की तरकीब बताती है। अरे वाह भाग्यवान, वाह! मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तभी भोला राम सुमित्रा मंदिर से वापस घर लौट आते हैं। अरे पापा जी, क्या हो गया आपको? पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा पिताजी? तभी यह सब देखकर राजा राम कहता है, पिताजी उठ जाओ। पिताजी, भाई ये सब कब हुआ? तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले। पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और उनके पिता के सारे क्रियाकर्म खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे घर खाली सा हो जाता है। फिर एक दिन भोला राम अपने छोटे भाई राजा राम से कहता है, सुनो भाई राजा राम, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो तुम अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर यहां से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने सारी जायदाद और यह घर मेरे नाम कर दिया है। क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ था, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो।
ये सब सुनकर राजा राम बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा राम कहता है, अरे भैया, आप क्या बोल रहे हैं? पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। वह तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे थे कि राजा राम को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसे बीमार होते हुए भी मुझे छोड़कर चला गया। हम पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ थे। हमने उनकी सेवा की, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। नहीं भाभी, ये गलत है। पिताजी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। राजा राम, मैं जानता था कि तुम हमारी बात का भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने हमारे गांव के मुखिया को बुलाया है। अब वही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद वहां मुखिया जी आते हैं और भूषण के लिखे हुए खत को पढ़ते हैं। मैं भूषण इस कागजात में जो कुछ भी लिख रहा हूं वो अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। मेरे मरने के बाद मेरे सारे खेत और मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे भोलाराम के नाम होंगे और छोटे बेटे के नाम गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी के नीचे जो छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वहां की थोड़ी सी जमीन उसके नाम कर रहा हूं। मुखिया जी, क्या कागज पर जो लिखा है क्या सच है कि उसे मेरे पिताजी ने लिखा है? राजा राम, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस खत में जो भी लिखा है वह तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है और उसके बाद अपना अंगूठा भी लगाया है। अरे मुखिया जी, इसकी वजह मैं बताता हूं। मेरा भाई राजा राम और उसकी पत्नी सुमित्रा मेरे पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और तो और उन पर बहुत अत्याचार भी करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी ये लोग बाहर घूमने चले गए, इसलिए पिताजी इनसे बहुत नाराज थे। मैंने और गंगा ने पिताजी की बहुत सेवा की, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरा नाम कर दी है। नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और पिताजी हमारे साथ खुश भी थे। हाँ राजा राम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे पिताजी ने साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है, इसीलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मुखिया के इतना कहते ही भोलाराम और गंगा बहुत खुश हो जाते हैं। तभी भोलाराम मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अब आप राजा राम को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जाए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूं। पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो क्या हुआ? आप तो मुझे अपना पास रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर मुखिया बोलता है, राजा राम, तुम्हारे पिता के लिखे वसीयत के अनुसार गांव के बाहर की झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन तुम्हारी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, वो झोपड़ी तो पूरी तरह से खराब है। हम भला वहाँ कैसे रहेंगे? अरे, इसमें गलत क्या है? तुम लोगों को वैसा ही परिणाम मिला जैसा